दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया कोर्स के अंदर आज हम नेटवर्क थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं एंड हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 15 to 20 आवर्स के लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम आपको सब्जेक्ट के टिप्स एंड ट्रिक्स को प्रोवाइड करेंगे। आपको कंसेप्ट नहीं सिखाए जाएंगे, कंसेप्ट आपको हमारे जो थ्योरी लेक्चर्स हैं वहीं से सीखने होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया सेशंस आपके रिवीजन में बड़ी हेल्प करेंगे और आपको ट्रिक्स सब्जेक्ट की प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट ने सब्जेक्ट को नहीं भी पढ़ा है वो भी इस सेशन को लगा सकते हैं, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप देखना कि कैसे हम डायरेक्ट आंसर को अप्रोच करेंगे, कैसे हम आंसर की कैलकुलेशन करेंगे। नेटवर्क थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है और जिसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, खासकर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की मैं बात करूं तो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो हैं वो नेटवर्क थ्योरी पे डिपेंड करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो नेटवर्क थ्योरी में थोड़े ज़्यादा मिल जाएं आपको। मतलब हमने टारगेट किया कि 15 से 20 घंटे का हम एक सब्जेक्ट को रखेंगे, बट ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नेटवर्क थ्योरी में 25 घंटे हमारे लग जाएं। तो आप ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि हमारे 50 सेशंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर सेशन को हम हाफ एन आवर का रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेटवर्क थ्योरी। अब नेटवर्क थ्योरी में सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है करंट एंड चार्जेस। इसकी बात करते हैं। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस तो कभी पूछे नहीं गए पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूं तो। अच्छा, इस सीरीज में हम पीवाईक्यू भी ऐड करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हम लेंगे वो सारे पीवाईक्यू ही होंगे, ठीक है। करंट एंड चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, लेकिन फिर भी आपको इसकी रिलेशन पता होनी चाहिए। सोचिए मेरे पास कोई सर्किट है और उस सर्किट में चार्जेस ऐसे आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं चार्जेस, और इसमें सोचिए अक्यूमुलेट हो रहे हैं। एक मिनट के लिए ऐसा मान लेता हूं कि चार्जेस जो हैं वो टाइम के साथ इसके अंदर आ रहे हैं और अक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो अगर हमें यह बताना हो कि भाई यहां पे जो वायर के थ्रू जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसमें करंट कितना बनेगा, और यह पूछना हो कि भाई यहां पे कितना चार्ज अक्यूमुलेट होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम तक कितना अक्यूमुलेट हो चुका होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस इस पे फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको बस एक रिलेशन का ध्यान रखना है, और वो रिलेशन क्या है, जो करंट होता है वो होता है dQt/dt। मतलब डेरिवेटिव ले लो, आप चार्ज का डेरिवेटिव ले लो, उससे आपके पास क्या आ जाएगा, करंट। आपको ये देखना है कि चार्ज टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। इस सर्किट में जो चार्ज आया है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, उसका जो डेरिवेटिव है चार्ज का वो आपको करंट बता देगा कि वायर में जो करंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको चार्ज की कोई वेव शेप दे दे कि भाई सर्किट में जो चार्ज है वो कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, सिंपल सा केस ले रहा हूं, ठीक है। ऐसे चेंज हो रहा है 0 1 2 3 4, ये सेकेंड्स में आपको दे दिया है, ठीक है। और ये दे रखा है मान लीजिए 10 कूलम, ये दे रखा है -10 कूलम, और आपको बताना है भाई करंट बताओ, करंट की शेप कैसी होगी। जो इस सर्किट में वायर के थ्रू जो करंट आ रहा है IT, वो किस शेप का होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डेरिवेटिव लेना है। और डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ QT। आपको बस QT का स्लोप देखना है। तो जरा देखिए, यहां से यहां तक आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। अब स्लोप मैंने कहां सिखाया है निकालना, स्लोप मैंने सिखाया है बेसिक मैथमेटिकल फाउंडेशन में, वहां पे मैंने स्लोप निकालना सिखाया है। वैसे मैं बता दूं स्लोप क्या होता है, चेंज इन हाइट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अगर ये टाइम एक्सिस है और ये हाइट एक्सिस अगर मैं ज्यूम कर लूं,
तो चेंज इन हाइट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो आप यहां पे देखो 2 पॉइंट है मेरे, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। हायर टाइम को हमेशा फाइनल पॉइंट लिया करो, ये इनिशियल पॉइंट है। तो अगर आप देखोगे चेंज इन हाइट, तो यहां पे हाइट कितनी है, हाइट हमेशा इस एक्सिस से देखी जाती है। तो हाइट कितनी है यहां पे 10 और यहां पे हाइट कितनी है 0। तो चेंज इन हाइट कितनी होगी बताओ जरा, 10 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यहां पे टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम हमेशा नीचे वाली एक्सिस से देखा जाता है, टाइम एक्सिस ये है ना। तो यहां पे है 1 और यहां पे टाइम है 0, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका स्लोप आएगा 10। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप भी 10 आएगा। इस लाइन का क्या स्लोप आएगा, अब यहां से देखो, ये एक पॉइंट ये ले लो, इस लाइन पे एक पॉइंट ये ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो लाइन पे, ठीक है, एक ही तो लाइन है पूरी की पूरी। फाइनल हाइट 0, इनिशियल हाइट 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो -10 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इसका मतलब इसका स्लोप आ गया -10। तो करंट की जब आप वेव से प्लॉट करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस स्लोप को प्लॉट कर देना। यहां से यहां तक 10 था तो 10 दिखा दो स्लोप, फिर यहां से यहां तक कितना था, -10 था तो -10 दिखा दो यहां तक स्लोप, ठीक है। 0, 1, 2 एंड 3 तक है ना भाई -10 स्लोप, और फिर 3 से 4 तक कितना है, 3 से 4 तक फिर से 10 स्लोप है। तो ये आपका 10 एम्पियर होगा, ये आपका -10 एम्पियर होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव से, करंट के डेरिवेटिव से, सॉरी चार्ज के डेरिवेटिव से आप जो है करंट की इक्वेशन लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे आप इसको करोगे, ये बड़ा आसान होता है एंड इस तरह से आप कर सकते हो। अब अगर इसका उल्टा करना हो तो कैसे करेंगे, उल्टा करने में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। उल्टा मतलब अगर आपको करंट की शेप दे दी जाए और चार्ज पूछ ले आपसे, कई बार क्या होता है ऐसे दे दिया जाता है भाई इतना एम्पियर का करंट इसमें आ रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा 3 सेकंड में, कितना चार्ज इस वायर के थ्रू इस सर्किट में फ्लो कर चुका है, अंदर जा चुका है वाया दिस वायर। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे कि देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस वायर में कोई करंट आ रहा है और करंट जो है वो आपको दे दिया है, भाई करंट कुछ इस तरह का है, IT जो है वो कुछ इस तरीके का है, ऐसे मैं मान लेता हूं, ठीक है। इस तरह का करंट जो है वो इस वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, 3 और 4 ये t सेकंड में दे दिया, ठीक है। ये आपका दे दिया 5 एम्पियर और ये दे दिया -5 एम्पियर। तो आपको दे दिया कि भाई करंट इस वायर के थ्रू इस सर्किट में आ रहा है। आपसे पूछ लिया कि बताओ 2 सेकंड में कितना चार्ज इस वायर के थ्रू फ्लो कर चुका है, इस सर्किट की तरफ आ चुका है, आपको ये बताना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए कि कोई सर्किट है और उसमें बस करंट ऐसे आ रहा है, बस जा नहीं रहा चार्ज, वापस नहीं जा रहा चार्ज, बस चार्ज ऐसे आ रहा है, करंट की हेल्प से करंट आ रहा है, इधर करंट आ रहा है, इसका मतलब चार्ज आ रहा है, सीधी बात है। वो इस सर्किट में आ रहा है और इस सर्किट में अक्यूमुलेट होते जा रहा है, बस वो रुक रहा है। आपको बताना है कि 2 सेकंड में कितना चार्ज इस पे अक्यूमुलेट हो चुका है, कितना चार्ज आ चुका है। तो वो कैसे निकालोगे, इस बार करंट दे रखा है, चार्ज पूछ लिया आपसे, तो करंट से चार्ज कैसे निकाला जाता है, इस रिलेशन को उल्टा कर दो। अब उल्टा कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन में ये ध्यान देना है, जो QT आप लिखोगे ना, यहां से जो QT आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ IT dt। dt को इधर ले आओ ना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ IT dt। लेकिन अब यहां पे एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, ये जो QT है ना, ये आप क्या चाहते हो, आप वेव चाहते हो कि आप इसकी एक वैल्यू चाहते हो, इसको एक फंक्शन की तरह चाहते हो कि इसकी एक वैल्यू चाहते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको टाइम का फंक्शन देखना चाह रहा हूं कि टाइम के साथ ये चार्ज कैसे बदलेगा, मुझे उसका वेरिएशन देखना है, मुझे इसको एक फंक्शन की तरह देखना है। तो ये जो लिमिट आप डालोगे ना, ये वेरिएबल लिमिट डालोगे। वेरिएबल लिमिट का मतलब सोचिए, इनिशियल मैंने कहां से शुरू किया है, पहले 2 सेकंड में देखना था मान लीजिए अपने को, या t सेकंड में देखना था अपने को, तो आप इनिशियल टाइम लोगे 0 से t टाइम तक आओ, फिर 2 मत पुट करो यहां पे, क्योंकि अगर आपने 2 पुट कर दिया ना तो फिर 2 तक का चार्ज आ जाएगा, फिर ये मतलब एक वैल्यू निकल के आएगी, फिर ये फंक्शन नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा। आप तो ये देखना चाहते हो कि टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है चार्ज यहां पे, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल लिमिट डालनी पड़ेगी अगर आप वेरिएशन को देखना चाह रहे हो चार्ज का। अच्छा, एक और चीज यहां पे ऐड करनी पड़ेगी, क्या, क्योंकि आप 0 टाइम से शुरू किए हो, तो 0 टाइम तक सर्किट के अंदर कितना चार्ज पहले से बैठा हुआ है, कितना चार्ज पहले से इस सर्किट में बैठा हुआ है, इनिशियल चार्ज, वो लिखना पड़ेगा, और 0 से आगे फिर ये आपका आ जाएगा। इस तरह से आप जो है चार्ज को लिखोगे, मतलब इस रिलेशन को उल्टा करना सीखिए। जो डिफरेंशिएशन की रिलेशन है उसको इंटीग्रेशन में कैसे लिखते हैं वो आप एक बार समझिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। तो अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताना है कि 2 सेकंड में इस सर्किट में कितना चार्ज अक्यूमुलेट हो चुका है। इनिशियली जो चार्ज था वो 0 था, ये आपको दे दिया है। सोचिए, अब सुनो आपको क्या करना है, आपको फंक्शन तो नहीं चाहिए, आपको तो क्या चाहिए बताओ,
2 सेकंड में कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा है। अब इसका मतलब जो आपको आंसर चाहिए उसमें तो एक वैल्यू चाहिए कूलम में कि कितना कूलम इसके अंदर आ चुका है। आपको वेरिएशन नहीं ना चाहिए कि चार्ज टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, वो तो नहीं पूछा है आपसे। आपसे तो केवल 2 सेकंड में कितना चार्ज इसमें इकट्ठा हो चुका है सर्किट में, वो पूछा है। तो इसका मतलब यहां पे अब आप लिमिट जो डालोगे वो 2 डालोगे, ठीक है। यहां पे वेरिएबल लिमिट डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को चार्ज का वेरिएशन नहीं बताना। जैसे इसमें करंट का वेरिएशन पता है कि भाई अलग अलग टाइम पे करंट की क्या क्या वैल्यू है। 0 टाइम पे करंट 0 जा रहा था, इसमें 1 सेकंड पे करंट 5 हो गया, 2 सेकंड पे 0 हो गया। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट जा रहा है, इसको बोलते हैं फंक्शन। ये एक वेरिएशन बता रहा है। अपने को वेरिएशन तो नहीं पूछा है, अपने तो क्या पूछा बताओ? अपने पूछा 2 सेकंड में कितना चार्ज इसके अंदर आया। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे लिखना है Qt विल बी इक्वल टू, या Q2, यहां पे 2 लिख दो क्योंकि 2 सेकंड तक चार्ज बताना ना। तो Q2 विल बी इक्वल टू Q0, इनिशियल चार्ज पहले से कितना बैठा हुआ है इसमें, और 0 से आगे अगर आप देख रहे हो तो 0 से लेकर 2 तक, और क्या लिख दोगे IT dt। और Q0 क्या है? 0 है। ये तो दे ही दिया कि इनिशियल कोई चार्ज नहीं था सर्किट के अंदर। तो अब आपको इसको सोल्व करना है। और ये क्या चीज है बताओ? ये तो एरिया बन गया यार। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। और कहां से कहां तक के बीच का है? 0 से लेकर 2 तक का एरिया है। जिन लोगों को इंटीग्रेशन करना नहीं आता कोई बात नहीं, ये एरिया होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, 0 से लेकर 2 तक का एरिया निकाल दो बस। आप जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? वो हमारे पास चार्ज आ जाएगा कि 2 सेकंड में कितना चार्ज यहां पे सर्किट में अक्यूमुलेट हो चुका है या इस वायर के थ्रू फ्लो हो चुका है, ठीक है। तो आप इसका एरिया अगर आप निकाल के देखोगे तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया आपको पता ही होता है भाई कितना होगा, 1/2 इंटू बेस लेंथ इंटू ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है ये 5, ठीक है। तो इसका मतलब 5 कूलम आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या पूछा गया है। अगर आपको ये पूछा गया कि इतने सेकंड तक कितना चार्ज गया है तो उतने सेकंड तक का एरिया निकाल दो आप, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि फंक्शन क्या होगा, चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, वो कैसे करें फिर, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। हालांकि ऐसा कभी पूछा नहीं गया, लेकिन अगर आपको ये पता है ना कि फंक्शन को कैसे बनाते हैं तो आगे चल के बड़ी हेल्प होगी। खासकर इंडक्टर और कैपेसिटर के जो कंसेप्ट आएंगे वहां पे आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको वेरिएशन पूछ ले कि चार्ज जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, ये अगर पूछ ले, फंक्शन पूछ ले, तो फिर कैसे करेंगे। अगर आपको फंक्शन पूछ ले कि जो चार्ज है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा, करंट को इंटीग्रेट करना है और लिमिट वेरिएबल रखनी है भाई। लिमिट को कांस्टेंट नहीं रखना है, लिमिट को वेरिएबल रखना है। अब हमें इंटीग्रेशन में तो बड़ी दिक्कत आएगी भाई। दिक्कत क्या आएगी? कई बच्चों को इंटीग्रेशन आता है, कईयों को नहीं आता। बस आप इतना याद रखिए, जो कांस्टेंट लाइन होती है ना K0, उसका इंटीग्रेशन इस तरह का होता है। और अगर कोई ऐसी लाइन है उसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा होता है, पैराबोला, ठीक है, कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन होता है। बस इतना सा याद रखिए, अगर इतना याद है तो आप कर लोगे, ठीक है ना। अब जरा देखिए, यहां पे ये सीधी ऐसी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो पैराबोला टाइप आएगा। और चार्ज की इनिशियल वैल्यू 0 है, ये दे रखा है भैया आपको कि इनिशियली जो चार्ज है इसके अंदर 0 टाइम पे वो 0 कूलम चार्ज था। तो इसका मतलब आपको जो फंक्शन स्टार्ट करना है वो 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि इनिशियली 0 चार्ज था तो 0 से स्टार्ट करना है। दूसरा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आ गई, ऐसे मतलब ओरिजिन से पास होने वाली है, ऐसे इस तरह की लाइन आ गई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा पैराबोला। तो पैराबोला का मतलब ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। तो 0 से 1 तक ऐसे पैराबोला दिखा दो बस। आप बोलोगे सर 1 पे वैल्यू क्या दिखाएं फिर यहां पे? अगर मुझे 1 पे वैल्यू दिखानी है तो क्या दिखाएं भाई? तो 1 पे जो चार्ज की वैल्यू है वो कैसे निकालोगे? यहां तक के एरिया से निकाल दो। 1 तक देख लो कितना एरिया हो चुका है, वो एरिया जो भी आएगा वो यहां पे वैल्यू दिखा दो। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू दिखाऊंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा। यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका एरिया क्या बनेगा? इसका एरिया बनेगा 1/2 इंटू 1 इंटू 5, इसका मतलब 5/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/2। सही है जी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब सुनिए, यहां से लेके यहां तक फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, वेरी कर रही है टाइम के साथ। तो अगेन क्या आएगा आंसर? पैराबोला आएगा। लेकिन एक दिक्कत है, वो पैराबोला अब आगे कैसे दिखाएं इससे आगे? तो आप ये सोचिए कि ये जो चार्ज इसके अंदर जा रहा है वो यहां तक का एरिया का तो चार्ज जा चुका है ना। अब अगले वाला जो एरिया है वो भी तो चार्ज इसके अंदर जाएगा। इसका मतलब चार्ज बढ़ेगा, चार्ज इसके अंदर बढ़ रहा है। ये भी पॉजिटिव एरिया था, ये भी पॉजिटिव एरिया है, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज और ज्यादा इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो अगेन पैराबोला आएगा, यहां पे फिर से पैराबोला आएगा। और कितना, कहां तक जाएगा पैराबोला? फिर 5/2 तक। तो यहां से यहां तक आ चुका था, अब यहां से यहां तक का एरिया सेम ही है।
सेम ही है तो फिर से 5/2 ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब यहां से फिर से 5/2 ऊपर चले जाओ, कहां तक, 2 तक आते आते ये कहां तक आ जाएगा, 5/2 से 5 तक आ जाएगा। सही है जी। अब यहां पे पैराबोला आएगा। अब आप बोलोगे सर पैराबोला आएगा तो फिर से ऐसे बना देते हैं। नहीं भाई, जरा रुकिए, मैं जस्ट आपको एक आइडिया बता रहा हूं कि कैसे ग्राफ बनेगा। यहां पे आ जाएगा 5, मुझे ये पता चल गया कि यहां तक आते आते 5 कूलम चार्ज जो है वो हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, एरिया नेगेटिव है। इसका मतलब चार्ज जो है, करंट जो है वो वापस आ रहा है। नेगेटिव करंट का मतलब क्या होता है, करंट वापस आ रहा है। करंट वापस आने का मतलब चार्ज वापस आना। इसका मतलब अब जो चार्ज है वो वापस आ रहा है। वापस आने का मतलब सर्किट के अंदर जो चार्ज है वो डिक्रीज होगा। तो वापस से क्या होगा ये, और ये एरिया कितना है बताओ, ये एरिया भी 5/2 है। तो 5 तक तो यहां तक चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका था। यहां तक जाते आते चार्ज जो है सर्किट के अंदर आया, क्योंकि करंट इधर से इधर आ रहा है ना, तो चार्ज को लेके आ रहा है। इस पॉइंट के बाद करंट वापस आना शुरू हो गया। वापस आने का मतलब क्या हुआ, चार्ज को वापस लेके जा रहा है, तो चार्ज की वैल्यू कम होगी। कितनी कम होगी, यहां से यहां तक का एरिया देखो 5/2 है, 5/2 कम हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे आओगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। सही है। तो इसका मतलब इसके बीच में हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो अब जब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मैं पैराबोला मुझे बनाना है, तो उसको इन्वर्टेड पैराबोला बना दो आप। ठीक है, इस तरह से बना दो। अब आ जाओ फिर से यहां से 3 से लेके 4 तक। 3 से लेके 4 तक अगेन करंट नेगेटिव है। नेगेटिव होने का क्या मतलब है, मतलब चार्ज वापस आ रहा है। कितना चार्ज वापस चला जाएगा, 5/2, क्योंकि इसका एरिया 5/2 है। तो 5/2 चार्ज जो है वो वापस चला जाएगा। तो इसका तो पहले से 5/2 था, 4 तक आते आते क्या आ जाएगा, 5/2 वापस चला गया तो 0 पे आ जाएगा। ये भी पैराबोला ही बनेगा, इस तरह का पैराबोला। ठीक है, ऐसे कर्वी पाथ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फंक्शन को दिखा सकते हो कि चार्ज का जो वेव शेप बनेगी वो किस तरह की बनेगी। आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आप ऐसे बना सकते हो। आपको कुछ कैलकुलेशन में नहीं जाना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम जो है चार्जेस को देखेंगे और चार्जेस से करंट को कैसे प्लॉट करेंगे और करंट से चार्ज को कैसे प्लॉट करेंगे। बट ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें वेव शेप नहीं पूछी जाती। उनमें यह पूछा जाता है, भाई बताओ कि 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक कितना चार्ज सर्किट के अंदर अक्यूमुलेट हुआ है। 1 सेकंड से अगर मैं शुरू करूं और 3 सेकंड तक अगर मुझे देखना हो, तो 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में कितना चार्ज इस सर्किट में गया है। तो आपको क्या करना है, यहां पे इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक करना है बस आपको। 1 से लेके, अच्छा, जब भी आपको ये चार्ज देखना हो ना कि कितना चार्ज अंदर गया है, उसके लिए आपको इनिशियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती। इनिशियल वैल्यू की जरूरत कहां पे पड़ती है बताओ, जब आपको वेव शेप बनानी होती है। जैसे आपको ये पूछ लिया कि बताओ 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक कितना चार्ज अंदर गया है, तो इसका मतलब आपको ये नहीं देखना कि 1 सेकंड पे इनिशियली कितना चार्ज था, वो तो उसके अंदर ही है ना। अपने को तो ये बताना कि 1 से 3 के बीच में कितना ट्रांसफर हुआ है। तो आप जो है इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन में लिखोगे IT dt और 1 से लेके 3 तक का एरिया निकाल दो। इतना चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ है। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ 3 सेकंड पे कितना चार्ज है इसके अंदर, कितना चार्ज इसके अंदर टोटल आ चुका है 3 सेकंड तक, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो 1 सेकंड वाला भी ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 सेकंड तक तो पहले से ही हमने देख लिया। उसके बाद 1 से लेके 3 तक ये चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। 1 सेकंड पे कितना चार्ज था वो आपको फिर ऐड करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 सेकंड तक कितना चार्ज इसमें अक्यूमुलेट हो चुका है। तो आप देखिए इनिशियल वैल्यू कब यूज करनी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कई बार आपसे सिर्फ ये पूछते हैं कि बताओ भाई ट्रांसफर कितना हुआ है, 1 से लेके 3 के बीच कितना ट्रांसफर हुआ, तो उसमें इनिशियल वैल्यू नहीं यूज करते। उसमें तो केवल गैप में ही पूछा है ना, भाई इतने से लेके इतने के बीच कितना ट्रांसफर हुआ है, तो उतने तक का एरिया निकाल दो करंट का। तो यहां पे 1 से लेके 3 तक का एरिया निकाल दो और ये एरिया क्या बनेगा, 0। तो इसका मतलब 1 से लेके 3 सेकंड के बीच कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है सर्किट के अंदर, 0 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप चार्ज एंड करंट की रिलेशन को देख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि कैसे हम चार्ज एंड करंट को एनालाइज करेंगे और कैसे वेव शेप को बनाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी सी जानकारी काफी है आपके लिए, आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी इससे, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ठीक है, ओम्स लॉ में ज्यादा कुछ अपने को समझने की जरूरत नहीं है। ओम्स लॉ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर है हमारे पास, ठीक है, और उस रजिस्टर के अक्रॉस अगर मैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, इधर वाला हायर पॉइंट है, हायर पोटेंशियल है, इधर वाला माइनस वाला क्या होता है, लोअर पोटेंशियल होता है। तो हमने कुछ V0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, इधर हायर है इधर लोअर है, और रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, R ओम। तो जब भी किसी रजिस्टर के अक्रॉस आप V0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो उसमें करंट आएगा, रजिस्टर में करंट आएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, V/R।
इस तरह से आप करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। और यहां पे जो R होता है, ये R की वैल्यू क्या होती है? R जो होता है वो होता है रो L बाई ए। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है, हमने कोई रोड ली, कोई मेटेलिक रोड ले ली, एल्यूमिनियम की, आयरन की, तो वो मेटेलिक रोड जो होती है उसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? रो L बाई ए। रो क्या होती है? रो होती है इसकी रजिस्टिविटी, इसकी रजिस्टिविटी। L क्या होती है? L इसकी लेंथ होती है भाई, L माने इसकी लेंथ, और A का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। जो करंट के फ्लो के सामने जो एरिया आ रहा है वो एरिया हम यूज करेंगे, ठीक है? तो A मेरा क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी इस रोड की, वो आएगी रो L बाई ए। इस तरह से आप इस रोड का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और रेजिस्टेंस जो होता है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता। आप बोलोगे सर कर तो रहा है रेजिस्टेंस V और I पे, यहां से R की वैल्यू जो आएगी वो V अपॉन I आएगी। नहीं जनाब, रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपने मेटल रोड फिक्स कर ली है, उसकी लेंथ फिक्स है आपके पास, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है और मटेरियल फिक्स है, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। अगर मेरा रेजिस्टेंस फिक्स है तो उसके अक्रॉस जब आप V नॉट वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, V नॉट वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तो करंट जो आएगा वो उतना आएगा सच दैट V नॉट अपॉन I का जो रेशियो होगा वो उसके जो फिक्स रेजिस्टेंस है उसके बराबर आएगा। इसका मतलब R डिपेंड नहीं कर रहा V नॉट और I पे, ठीक है? R तो उल्टा I को डिसाइड कर रहा है। R की वैल्यू तो आपने ये मटेरियल वगैरह डायमेंशन वगैरह फिक्स कर दी, R फिक्स हो जाएगा। और R एक बार अगर फिक्स हो गया, उसके बाद अगर आप V नॉट वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो तो करंट जो आएगा वो उतना आएगा सच दैट जो रेशियो है वो R के बराबर आ जाए, ठीक है? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, और ये फॉर्मूला जो है इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी। ये है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है? इतना सा आप इसको याद रखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है, जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उनको हम डिफरेंट तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब रजिस्टर डिफरेंट तरीके से कनेक्ट होते हैं, हमें उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमें उसको कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए कि कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए आप जो है, जो अगला टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अब तक जो मैं पढ़ाया हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपको सबसे पहले बेसिक सीरीज एंड बेसिक पैरेलल कनेक्शन को समझना होगा। मतलब क्या है इस बात का? जब दो रजिस्टर ऐसे बैक टू बैक कनेक्ट हों, ठीक है? मान लीजिए दो रजिस्टर ऐसे कनेक्ट हो, या R1 है या R2 है, बैक टू बैक कनेक्ट है, मतलब जो करंट इधर से इधर आएगा वही करंट आगे भी जा रहा है, यहां पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा करंट का। इसको बोलते हैं बैक टू बैक कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मतलब जो ये A पॉइंट है और ये पॉइंट B है, मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R2, सिंपल। और अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए एक R1 है और ये R2 है, इधर है मेरा A पॉइंट और इधर है मेरा B पॉइंट, अगर ये पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ? तो होगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बस आप ये दो याद रखिए। अगर ये दो याद है तो आप डिफरेंट तरीके के जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन होते हैं उनका सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है? जरा देखते हैं कैसे। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हम देखते हैं। आपको बस सीरीज एंड पैरेलल ढूंढना है। पैरेलल कब होता है? जब ऐसे रेजिस्टेंस आ जाए जिनका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम हो और एंड पॉइंट भी सेम हो। जैसे अभी मैंने बताया ना, दो रेजिस्टेंस, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि भाई उनको पता नहीं चलता कि ये पैरेलल है कि सीरीज है, ये R1 है, ये R2 है। अब जरा देखो, इन दोनों का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक जगह कर दिया और जो एंड पॉइंट है वो भी एक जगह कर दिया। इसका मतलब क्या बन गया है बताओ? ये पैरेलल बन गया है। और इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या आएगा? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, सिंपल, ठीक है? आप बोलोगे सर अगर 3 आगे तो, 3 आगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 में क्या करना है बताओ? अगर 3 आगे सोचिए तो पहले 2 का निकाल लो और 2 का 1 यहां पे रिप्लेस कर लो, ठीक है? R12 लिख देता हूं मैं इसको, इन दोनों का। और फिर तीसरे के साथ क्या ले लो? पैरेलल ले लो R3 के साथ। इस तरह से आप कर सकते हो भाई। मतलब पहले इन दोनों को कंबाइन करके एक जगह रिप्लेस कर लो ना, और तीसरे को यूं कहीं लिख दो, और उसके बाद फिर आपस में फिर से पैरेलल ले लो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, और वो क्या है जरा देखिए। अगर बराबर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, सारे के सारे बराबर हैं, वैसे तो बराबर ना भी हो चलो, ठीक है? जैसे ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R, सबको जोड़ना ही तो होता है, ठीक है? सीरीज में तो सबको जोड़ना है। तो कितने वैल्यू है? 1 2 3 4, तो 4R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब अगर बराबर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे तो आप ये देख लो कि कितना नंबर है,
उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर बराबर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे बताओ। अगर बराबर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो और हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना हो, तो इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, आर 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 आर, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो आएगा आर डिवाइड बाय नंबर कितने, चार नंबर थे ना, 1 2 3 4 लगे हुए थे, तो R/4 जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब भी आपके बराबर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो सीधा आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपको सीरीज एंड पैरेलल पता करना होगा कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, ये आपको पता करना होगा, ठीक है। और ये पता करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, आप सर्किट को देख के पता कर लेते हो कि भाई सीरीज है कि पैरेलल है। बट कई बार सर्किट जो है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाता है, वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है। तो चलिए मैं 1 2 क्वेश्चन पहले करवा देता हूं। जरा देखिए, सबसे पहले मैं सिंपल सर्किट ले रहा हूं। कई बार जो है ऐसे रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास सर्किट दे दिया है, ठीक है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, आपको बताना है आर ए बी क्या होगा, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 10 ओम है। हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर मान लीजिए कॉमन सेंस में लगाऊं, देखो आप सोल्व मत किया करो पहले, आप जब सोल्व करोगे ना तो आपका समय बहुत खराब होता है। आप पहले आइडिया लगाया करो कि इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। पहली बात तो मुझे यह पता है कि 10 ओम, अगर मैं ए से चलूंगा तो 10 ओम तो यहीं पे आ गया है। जो आगे जो सर्किट बना हुआ ना, इसका रेजिस्टेंस इसमें ऐड होना है 10 में। तो इसका मतलब मुझे यहां से ये आइडिया लग गया कि भाई रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी, जो आर ए बी की जो वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वो ग्रेटर देन 10 आएगी। ये मुझे पता चल गया है, ठीक है, ग्रेटर देन 10 आएगी, ये तो मैं श्योर हूं। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें तो पैरेलल में एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड होता है ना, जैसे मान लीजिए जब भी कोई रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, सोचिए R1 है, ये R2 है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, उसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस होगी इनकी इंडिविजुअल वैल्यू से, लेस देन R1 होगा, या आप ये भी कह सकते हो कि लेस देन R2 भी होगा। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो दोनों से लेस होगा, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये 5 ओम है और ये मान लीजिए 10 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी आएगा वो 10 से भी छोटा आएगा, 5 से भी छोटा आएगा, या आप ये कह सकते हो इनमें से जो स्मॉलर वैल्यू है उससे भी छोटा आएगा, ठीक है। तो स्मॉलर वैल्यू क्या है, 5, तो 5 से भी छोटा ही आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जरा देखिए, तो मुझे ये तो पता चल गया भाई जो यहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 10 से तो बड़ा आएगा, क्योंकि 10 के साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये मेरे दिमाग में पहले से चल रहा है पैरेलल में, मुझे पहले ही आइडिया है इस चीज का। दूसरी बात, जब मैं इस सर्किट को देखूंगा तो इस सर्किट में मुझे ये पता है कि ये जो 10 ओम है ना, ये वाला जो 10 ओम है, उसके पैरेलल में ये लगा हुआ है, इसके पैरेलल में ये लगा हुआ है। अब मुझे नहीं पता इसकी क्या वैल्यू होगी, बट मुझे ये पता है कि अगर 10 के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस आ गया है तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो 10 से तो छोटा ही होगा, इंडिविजुअल वैल्यू से छोटा होना चाहिए ना भाई। इसका 10 है, इसका मुझे पता नहीं है फिलहाल, मान लीजिए, ठीक है। तो मुझे ये तो आइडिया लग गया कि भाई ये 10 है और ये R है, सोचिए, तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो 10 से तो छोटा ही आएगा, जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो उससे तो छोटा आएगा, 10 से छोटा आएगा और R से भी छोटा आएगा। हालांकि हमें R की वैल्यू नहीं पता, बट मुझे ये तो पता है कि 10 से छोटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सर्किट का, इधर वाले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 से छोटा आएगा, ठीक है, और 10 ये है। तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट जो आएगा वो 10, इस 10 से तो बड़ा आएगा, ये वाले 10 से, क्योंकि उसमें ये ऐड हो रहा है, और लेस देन आएगा ये 10, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 से छोटी आएगी। चलो मैं 10 ही मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। अगर मैं इसको 10 मान लूं तो 10 ये और 10 ये पूरा, इसका मतलब 20 से क्या आएगा, छोटा आएगा। इनके बीच में कहीं पे वैल्यू आएगी। अब ये चीज आपको पहले से ही सोचनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही सिंपल है, आप इसको सीधा क्यों नहीं कर देते हो। ओ भाई, सीधा मुझे भी पता है कि सीधा कैसे करते हैं, ठीक है, बट आप थोड़ा लॉजिक लगाइए। आगे चल के आप देखना, जब इनफाइनाइट लेटर वगैरह आएंगी तो कई बार आपको सोल्व करना नहीं आएगा, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट आंसर को देख सकते हो कि क्या आंसर पॉसिबल होना चाहिए। आपको पहले से ही आइडिया लग जाएगा, आप फास्ट हो जाओगे। सोचिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन इस रेंज के बीच में दे रखा है, बाकी ऑप्शन सारे रेंज से आउट है, तो सीधा ये सोल्व करने की क्या जरूरत है, सीधा वही आंसर टिक मार के आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो इसलिए इतना कॉमन सेंस लगाया करो आप लोग। चलो, अब यही तो कॉमन सेंस की बात थी। अब इसको सोल्व कैसे करें। सोल्व करने के लिए तो सीरीज पैरेलल ढूंढने हैं। जो भी कड़ी आपको पकड़ में आ जाए वहीं से शुरू हो जाओ। जैसे कि हमें ये कड़ी पकड़ में आ गई कि ये 10 और 10 क्या है, पैरेलल है और बराबर वैल्यू है, और 2 ही नंबर के रेजिस्टेंस है, मतलब एक ये और एक ये, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और बराबर वैल्यू है। तो अभी मैंने क्या समझाया कि जब भी 2 पैरेलल में क्यों है, क्योंकि इनका ये पॉइंट भी सेम है और ये पॉइंट भी सेम है, तो इनको आप सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दो, और सिंगल रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, 5।
तो यहां पे आप इसको हटा के और इसको रिप्लेस कर दो 5 ओम से, तो ये आपका रिप्लेस हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, अब बताओ ये 5 और ये 5 सीरीज में है, तो इन दोनों को रिप्लेस कर दो 10 से। ठीक है, ये लो जी, ये हो गया 10। अब आप बताओ ये 10 और ये 10 पैरेलल में है, पैरेलल में है तो कितना आ जाएगा बताओ जरा, इनको हटा दो एक को और यहां पे क्या लिख दो 5। ठीक है, 5 और 10 जो है ये आपके सीरीज में हो गए, क्या आंसर आ गया 15। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपका आंसर जो है 15 आ जाएगा। तो पॉइंट को समझिए कि कैसे हम आइडिया लगा सकते थे कि क्या आंसर आएगा और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करते टाइम आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, कैलकुलेटर बिल्कुल लास्ट में जाके यूज करना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बीच में कोई रेशियो में वैल्यू आ गई, सोचिए मुझे 5 और 7 का पैरेलल लेना पड़ गया, ये 5 ओम है ये 7 ओम है। ठीक है, अब क्या करते हैं वो लोग, पहले क्या करेंगे 5 गुना 7 डिवाइड बाई 12, तो 35 डिवाइड बाई 12, और इसको क्या करेंगे डेसिमल में निकाल लेंगे, जो भी इसकी डेसिमल वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे, और फिर उस डेसिमल वैल्यू को आगे प्रोसीड करेंगे। तो और भी बहुत सारी कैलकुलेशन है सोचिए सर्किट के अंदर, जिसमें से एक ब्रांच ये भी थी, तो इस ब्रांच का जो इक्विवेलेंट निकाला वो आपने ये निकाल लिया और इसको डेसिमल में लिख लिया। जब आप डेसिमल में वैल्यू लिखते हो ना, तो आपके लिए कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है और गलती हो जाती है, इसलिए आप डेसिमल वैल्यू को बिल्कुल लास्ट में सोल्व करेंगे। आप बस इस वैल्यू को आगे प्रोसीड कीजिए, जो इनका इक्विवेलेंट आया उसको ये लिख लीजिए, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल लास्ट में करना है अपने को, उससे हम फास्ट हो जाएंगे। तो ये जो टेक्निक है जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, वो आप देखेगा जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे जो भी PYQ होंगे मैं उनमें कैलकुलेटर यूज करूंगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में अगर करना पड़ा डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए तो हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम सीरीज पैरेलल निकालेंगे। अब ये तो बड़ा ही सिंपल था, इसमें तो आपको साफ साफ नजर आ रहा था कि सीरीज क्या है पैरेलल क्या है। कई बार क्या होता है सर्किट बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, उसमें हमें नजर नहीं आता कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। तो ऐसे सर्किट को कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि आज के एपिसोड का टाइम हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे जिसमें हमें पता ना चले कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।